बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों का सिलसिला शुरू होते हुए DGISI की तब्दीली इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को एक मखसूस पैगाम है। क्या चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद मुल्क में नए आम इंतखाबात से पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती भी मुमकिन है? बाखबर हल्के इस तब्दीली को बिल्कुल भी खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे। जराए का यह भी दावा है कि इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। जी हां, अगला जलसा अब रावलपिंडी में 28 सितंबर को करने का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इस ऐलान को इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को जवाबी मखसूस पैगाम करार दिया जा रहा है, जिसके दूररस नताइज मुरतब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में GHQ में इलेक्शन कमीशन में और सियासी हलकों में आखिरकार चल क्या रहा है, इसको समझना अज हद ज़रूरी है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अगर देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शदीद तरीन बहरान का शिकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के इशारे का मुंतज़िर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ अपनी इस फैसला कुन जंग के आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी। जितने बड़े ओहदे हैं अहम तरीन इदारों में पाकिस्तान के अंदर, वहाँ इस वक्त जो है वो तब्दीली का समा, DGISI की तब्दीली, इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 माह बाद जिनकी मुद्दत ख़त्म होनी है, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अपना ओहदा संभालेंगे आइन और कानून के मुताबिक। और उसके बाद फिर इस किस्म की इत्तलात के नए आम इंतखाबात से पहले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके मैंडेट की वापसी नहीं होती, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब घर चले जाते हैं, मंसूर अली शाह आइन के मुताबिक अपना ओहदा संभालते हैं, तो उनके बाद अगले 90 दिनों के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस के फैसले और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की वापसी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन का पैदा हो जाना कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ की वो वीडियो एक बार फिर वायरल होगी कि वो इमरान खान को बतौर जो है वो आर्मी चीफ के इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म सलूट जो है वो कर रहे होंगे, या फिर पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। इस तमाम तर अमल के बाद इन तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेना अज़हद ज़रूरी। पहले लेकर चलते हैं जनाब आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नए चीफ जस्टिस जिन्होंने 26 अक्टूबर को अपना ओहदा संभालना है, जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने जनाब नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। बाद में फिर उनकी जानिब से ख़त भी लिखा गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को। और नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सदारती आर्डिनेंस, गैर कानूनी गैर आइनी सदारती आर्डिनेंस के बाद जिसका पहला इजलास हुआ, इसमें काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, नई कमेटी इन जजेस पर मुश्तमिल बनाई गई। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह तरमीमी आर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए, और फिर गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस इजलास में शिरकत की। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को ख़त लिख कर इस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली गई। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया कि आइन के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बनाने, जबकि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाने में खुद मुख्तार है, और आर्डिनेंस के इजरा के बावजूद पहले से कायम कमेटी काम जारी रख सकती थी। उन्होंने कहा कि आर्डिनेंस के इजरा के चंद घंटों में वजूहात बताए बगैर नई कमेटी की तश्कील कैसे हुई? चीफ जस्टिस ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर तरीन जज को कमेटी के लिए क्यों नहीं चुना? जी हाँ, कल भी मैंने इस जानिब इशारा किया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को अगर उन्होंने नहीं चुना तो फिर जस्टिस यहिया अफरीदी को भी उन्होंने नहीं चुना, और उसके बाद वो चले गए जनाब मोइनुद्दीन खान साहब के ऊपर। क्या वजह है कि इतना नीचे उन्हें जाना पड़ा? चीफ जस्टिस ने चौथे नंबर के सीनियर तरीन जज को कमेटी का हिस्सा क्यों बनाया? क्या चीफ जस्टिस चौथे नंबर के जज को कमेटी का रुकन बनाने की वजूहात बताएंगे? वजूहात का सबको इस बात का अंदाज़ा है कि अमीनुद्दीन साहब हों और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों तो सुनिया हो जन गलियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे।
ख़त में कहा गया कि ये आर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियार में पार्लियामेंट की मुदाखलत है। आर्डीनेंस से सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो कायम हुआ जो आइन और जमहूरी इक़्तिदार के बरखिलाफ है। लिहाजा आर्डीनेंस की आइनी हैसियत के तयन तक पुरानी जजेस कमेटी काम जारी रखे। उनका कहना था कि आर्डीनेंस आइन के आर्टिकल 191 और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट फैसला के खिलाफ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बजाय आर्डीनेंस के जरिए तरमीम की कोई वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मौजूदा आइनी बहरान में आर्डीनेंस के जरिए नई कमेटी की तश्कील की कोई ज़रूरत दरपेश नहीं थी। लिहाजा जब तक फुल कोर्ट आर्डीनेंस का जायज़ा नहीं लिया जाता, फुल कोर्ट इस आर्डीनेंस का जायज़ा नहीं ले लेता या चीफ जस्टिस साबका कमेटी बहाल नहीं करते, तब तक मैं मीटिंग में नहीं बैठ सकता। और तभी तरमीमी आर्डीनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, लेकिन बाद में जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया, जिस पर जस्टिस मंजूर अली शाह ने एतराज़ किया। अच्छा, इस दौरान हुआ क्या? जजेस कमेटी ने आखिरकार ऐसा क्या किया? क्यों ये जजेस कमेटी बनाई गई इतनी जल्दी के अंदर? मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब ने क्यों फौरी तौर पर जो है वो ये काम किया? क्या काम उनसे करवाना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट और चुनतख़ब हुकूमत? जी हाँ, फौरी तौर पर इस जजेस कमेटी ने, गैर आइनी जजेस कमेटी ने, जो काजी फैज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन खान साहब पर मुश्तमिल थी, 2 रुकनी, उसने आर्टिकल 63A नज़रसानी केस 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जनाब इन्होंने तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल। अच्छा, अब आखिरकार कौन सी गीदड़ सिंगी है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के पास और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के पास? मैं पहले भी इसके ऊपर एक्स अकाउंट पर बात कर चुका, इस प्लेटफॉर्म पर भी कह चुका कि कौन सी गीदड़ सिंगी है काजी फैज़ ईसा साहब के इन 2 फेवरेट जज साहबान के पास के जो भी फैसला उन्होंने अपनी मर्ज़ी का, इस चुनतख़ब हुकूमत की मर्ज़ी का और इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का करवाना होता है, उस बेंच के अंदर अमीनुद्दीन खान साहब भी शामिल हो जाते हैं और कादर मंदोखेल साहब भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर तो इंतहा कर दी गई कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब जो कि एडहाक जज हैं, उनको भी अहम तरीन आइनी मामले के मुतल्लिक जो बनाया गया बेंच है उसके अंदर शामिल कर लिया। यानी कि वो कहते हैं ना, मासी वेड़ा से भी कुछ आगे की बात। अच्छा, 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदाती रेफरेंस फैसले में कहा था कि मुनरिफ रुकन असम्बली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। बड़ा मशहूर फैसला था ये, और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान के जो PTI के टिकट पर जीते, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती फ्लोर क्रॉसिंग करा के उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट देने के हवाले से प्लान किया गया था, वो मनसूबा फिर तोड़ नहीं चढ़ सका था और फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया था और ताहयात नाअहली या नाअहली की मुद्दत का तयन कहा था पार्लियामान करे। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत की थी और फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बढ़तरी से सुनाया गया था। उस वक्त भी मंदोखेल साहब और मियाँ खेल साहब इनका मौक़िफ़ आ गया, वो उस फैसले के ख़िलाफ़ गए थे। एजाज़ुल एहसन मुनीब अख्तर बंदयाल साहब ने कहा था कि जनाब वोट शुमार नहीं होगा, लेकिन अब जबकि पता है कि इन 2 जज साहबान की राय भी आ चुकी, मंदोखेल साहब की राय, मियाँ खेल साहब की राय, इसके साथ साथ मुनीब अख्तर साहब की राय, दोबारा से ये बेंच बना दिया गया, उन तीनों को शामिल कर लिया गया और इसको कॉन्स्टिट्यूट इस तरह से किया गया, तनासुब ऐसा रखा गया कि अब 4-1 से फैसला आए। यानी काजी फैज़ ईसा साहब, क्या आपने पाकिस्तानी कौम को हामिद मीर या नवाज शरीफ समझ रखा है या काजी फैज़ ईसा समझ रखा है? पाकिस्तानी कौम को तमाम तर चीज़ों का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आप कर क्या रहे हैं। और उसके बाद फिर इस नज़रसानी केस को 30 सितंबर को लगा दिया गया। अच्छा, दूसरा मामला क्या किया गया, ऑडियो लीक्स केस को भी जो है वो लगा दिया गया और ऑडियो लीक्स केस के अंदर भी अपनी मर्ज़ी का जो बेंच है वो भी जनाब मौसूफ काजी फैज़ ईसा साहब ने बना दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उन्होंने उसकी सरबराही सौंपी, जस्टिस यहिया आफरीदी, वहाँ पर भी जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मुसर्रत हलाली, यानी वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की कि 3-2 या 4-1 से फैसला है। यानी उधर भी मंदोखेल साहब, मुसर्रत हलाली साहिबा और अमीनुद्दीन खान साहब, ये काजी फैज़ ईसा साहब के फेवरेट जज हैं और यानी ये दोनों केसेस के अंदर वो कहते हैं ना बेंच सिलेक्शन के ज़रिए
काजी फ़ैज़ ईसा साहब इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ के मतनाज़ा तरीन चीफ़ जस्टिस हैं। शर्मो हया उन्होंने बालाए ताक रख दिया है और उनके फेवरेट यूट्यूबर्स जो चंद अरसा पहले उनको बड़ा इनकलाबी चीफ़ जस्टिस करार देते थे, अब वो भी खुलकर उनके ख़िलाफ़ सामने आ गए हैं, उनको नफ्सियाती मरीज़ करार दे रहे हैं। और हम तो आज से 10-12 साल पहले मेमो कमीशन के ज़माने से मौसूफ़ काजी फ़ैज़ ईसा साहब को जानते हैं, जिनको उनके फेवरेट चीफ़ जस्टिस और ये उनके फेवरेट थे। इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र कर रहा हूँ। पहले उनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर लाए, फिर चीफ़ जस्टिस लगाया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए, पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस, उसके बाद मेमो कमीशन का सरबराह और उसके बाद फिर जनाब यहाँ तक उन्हें लेकर आए। तो ये नफ्सियाती मरीज़ तो उस वक्त के हैं, जिस तरह से इन्होंने फ़ैसला दिया उस वक्त की जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ बुनियाद रखी, उनको घर भिजवाने की, काला कोट पहन कर नवाज शरीफ भी पहुँचे और बड़ा मशहूर ज़माना इंकशाफ था जो है वो कि हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से इंकशाफ किया और दीगर जंग के कालम नगारों ने भी, कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इंकशाफ किया था कि DGISI ने उनसे माफ़ी मांगी थी, माज़रत की थी कि गिलानी साहब को जो घर भिजवाया गया उसके पीछे जो है वो कियानी साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, काजी फ़ैज़ ईसा साहब थे और इफ्तिखार चौधरी साहब थे और लोग इन्हें बड़ा आइनी और कानूनी चीफ़ जस्टिस करार देते थे। तो खैर यहाँ पर भी उन्होंने वही डंडी मारी और अपनी मर्ज़ी के जनाब उन्होंने जो 2 बेंच हैं वो कायम कर दिए। अच्छा, इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शदीद तरीन वो मतलब जिसे कहा जाए ना कि बेशर्मी की तमाम तर हदें जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी क्रॉस की जा चुकी हैं और पता नहीं किस तरह से इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहदेदार घर जाकर अपने बीवी बच्चों का सामना करते होंगे। वहाँ से भी मुसलसल 5वां इजलास है, सुप्रीम कोर्ट मुसलसल एक बात कह रहा है कि जनाब आपने आइन और कानून के ऊपर अमल करना है और वहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं देख रहे, बल्कि कानून जो बाद में बदल दिया गया पार्लियामान की जानिब से उसको सामने रख कर कह रहे हैं। और जंग जियो ग्रुप जो उनके मखसूस फेवरेट जो उनके सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए जनाब इस किस्म की ख़बरें चलवाई जा रही हैं कि हमें तो जनाब बड़ा नाकारा कर दिया है अदालती फ़ैसले ने, अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या फ़ैसला करें। मखसूस जंग जियो के रिपोर्टर्स के ज़रिए ज़राए इलेक्शन कमीशन से ख़बरें भाई अगर आप में इतनी हिम्मत हौसला है तो एक बयान जारी कर देना तर्जुमान के ज़रिए और बताएं। कहते हैं जी ज़राए ने बड़े सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है इलेक्शन कमीशन ज़राए ने, कि ज़राए के मुताबिक हमें गैर फ़ाल कर दिया गया है, हमें मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है, तो हम क्या करें। तो नाकारा आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आपको नाकारा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने, इस चुनतखब हुकूमत ने किया है और आप बड़ी खुशी से नाकारा होने के लिए राज़ी हैं। और इमरान खान के बुक्स में मुसलसल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर रहे हैं। आपने अपने मैंडेट से तजावज़ किया है। आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक आइनी कानूनी फ़र्ज़ है कि आपने मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने थे, आप वो भी नहीं करा सके। और जिस तरह से आप बाकायदा तौर पर मुखालिफ फ़रीक बने रहे कि बल्ले का निशान जनाब लेना ही लेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उससे साफ नज़र आता था कि आपको डंडे का इशारा था और आपको जो है वो डंडा दिया गया बाकायदा तौर पर कि आपने जाना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपने वापस लेना है। अच्छा, ये जो ऑडियो लीक्स केस का मामला है ना, इसको भी आइंदा हफ्ते के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है और बज़ाहिर कुछ मखसूस सहाफ़ियों के ज़रिए इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ऑडियो लीक केस में क्योंकि मुनीब अख्तर का जिक्र है तो उन्हें शामिल नहीं किया गया। ओ भाई, आपने अपनी मर्ज़ी का बेंच तो बना लिया, अब ये इस किस्म की वजाहतें देने की क्या ज़रूरत है। यहाँ नहीं शामिल किया तो वहाँ कैसे आपने शामिल कर लिया, वहाँ तो मुनीब अख्तर साहब पहले ही अपनी राय दे चुके हैं। तो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला 5 रुकनी बेंच कैसे रिवर्स कर सकता है। 7 रुकनी बेंच बनाते ना, ज़रा बड़ा बेंच बनाते तो पता चलता कि जनाब क्या दूध का दूध और पानी का पानी है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 26 अक्टूबर को तैनात होने वाले जो नए चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि आप जनाब फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, उसके बाद इन तमाम तर मामलात को सामने रखें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। दूसरी जानिब केसेस का अगर मामला देखें अदालती महाज के ऊपर और तमाम तर महाजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और बुशरा बीबी तमाम तर केसेस अपने जीत चुके हैं। कोई उनके ऊपर ऐसा केस नहीं जिसमें उनकी ज़मानत होना बाकी हो या उनकी कोई सज़ा बरकरार हो, लेकिन क्योंकि जेल के अंदर रखना है तो अब तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर आइंदा समाअत पर कहा यह जा रहा है कि फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है और अगली समाअत तक कोशिश इनकी ये की जा रही है कि इमरान खान पर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाए। 26 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी की है, यानी अगला हफ़्ता ये जो जिस हफ़्ते का आगाज़ हो चुका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हफ़्ते के अंदर तमाम तर केसेस के हवाले से ये अहम तरीन और बड़े फ़ैसले करने जा रहे हैं।
कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जो है वो अभी तक जेल में रखें। DGISI की तब्दीली हुई और कहा यह जा रहा है कि जनाब देखिए एक तोसी मिल गई थी नदीम अंजुम साहब को, दूसरी तोसी भी मिल सकती थी। और ये जो तब्दीली की गई है, कहा जा रहा है हमेशा की तरह जंगजू ग्रुप जाने वालों को जो जब खुदा हाफिज़ कहता है तो नए आने वालों के लिए कहता है कि जनाब ये बड़े प्रोफेशनल हैं। डेफिनेटली बड़े प्रोफेशनल ही हुआ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म असल में ये है कि जनाब मामलात सियासी जो हैं उनसे निकाला जाए तमाम तर खुफिया एजेंसीज़ को, और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये है कि वो वही काम करें जो कि आइन और कानून जो है वो उन्हें कहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।